हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मुझे आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक्स पढ़ रहे हैं और ब्रिक्स में भी हमारा जो है चल रहा है जो टॉपिक वो जो है ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन चल रहा है। और पिछले वीडियो में हमने ब्रिक्स को क्लासिफाई किया है, तो किन किन भागों में जो है क्लासिफाई किया है और क्या हमने डिस्कस कर लिया है ये हम देख लेते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन जो है इन 6 भागों में किया है ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस, और ग्रेड के आधार पे, बर्निंग के आधार पे, यूज के आधार पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टाइप के आधार पे। तो इन 6 पार्ट में जो है हमने क्लासिफाई किया है। और इसके बाद हमने फील्ड प्रैक्टिस के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है उससे संबंधित जो सारी बातें हैं वो हमने जो है पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। अब जो हमारा इस वीडियो का जो डिस्कशन है उसके आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आगे का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। तो क्लासिफिकेशन है किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड के आधार पे। तो दूसरा क्लासिफिकेशन है, लिखते हैं यहाँ पे, दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। तो ग्रेड के आधार पे जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तरफ लिखते हैं ग्रेड GRADE और दूसरी तरफ लिखते हैं मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मिनिमम COMPRESSIVE कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कह लो या स्ट्रेस कह लो, STRENGTH, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ और स्ट्रेस क्या होता है ये चीज जो है मैंने आपको डिस्कस करी है, ठीक है। तो आप जो है समझ रहे होंगे। तो अगर हम कहेंगे कि ग्रेड डबल ए ग्रेड की क्लास की ईंट है तो इसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ होगी वो 140 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। अगर हम कहेंगे ए ग्रेड की ईंट है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? 105 यानी कि 105 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम कहेंगे बी ग्रेड की ईंट है तो स्ट्रेंथ क्या होगी? 70 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैं उसे तो बोल ही रहा हूँ। और सी क्या है? तो अगर हम सी कहेंगे तो 35 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ग्रेड के आधार पे क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया। तो इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे। और ये वही है, ये क्या है? अब ग्रेड ए कहेंगे तो फर्स्ट क्लास की हो गई, ग्रेड बी कहेंगे तो सेकेंड क्लास की, ग्रेड सी कहेंगे तो थर्ड क्लास की, और ये क्या हो गई? फर्स्ट क्लास से भी और अच्छी ईंट है, ठीक है, डबल ए ग्रेड। फिर आते हैं हमारा जो अगला क्लासिफिकेशन है, तो तीसरे नंबर का क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द BASIS बेसिस ऑफ BURNING, बर्निंग, बर्निंग लिखा हुआ है, BURNING बर्निंग। तो हमारा क्या है क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग, तो जलाने के आधार पे। तो जलाने के आधार पे देखो इसमें भी हम जो है 3 भागों में इसको हम बांटते हैं, ए और पहले बी और यहाँ पे सी, ठीक है। तो अगर ए में कहेंगे तो हम कहेंगे PALE, पेल ब्रिक, ठीक है, PALE पेल ब्रिक। तो पेल ब्रिक कहेंगे तो ये क्या होती है? अंडर बर्ट, UNDER, अंडर BURNT, अंडर बर्ट ब्रिक। तो ये जो पेल ब्रिक होती है ये अंडर बर्न्ट होती है। अंडर बर्न्ट मतलब कि ये अच्छी तरीके से जो है पकी नहीं होती है। और ये कहाँ मिलती है?
तो ये आउटर पोर्शन में मिलती है। Outer, आउटर पोर्शन ऑफ किल, KILN। तो देखो, जैसे मान लो आपका ये क्या हो गया, हाफमैन भट्टा हो गया या बुल ट्रेंच किल हो गया, ऐसे होता है। तो अगर इसमें क्या होते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ये मान लो हाफमैन भट्टा हो गया है ना, और ये बुल ट्रेंच किल है, तो ऐसे चैम्बर रहते हैं, ऐसे ऐसे चैम्बर। तो चैम्बर में एक तो इसमें जो है चट्टों के रूप में ईंटों को सजा करके और आग जला देते हो तो चैम्बर की ईंटें पकती रहती हैं। तो एक ईंट कहाँ रहेगी, एक ये बाहर रहेगी, ठीक है। मतलब जो ईंटें इसको हम 3 भागों में कर देते हैं, ठीक है। तो एक और ये 2, तो इसके जो है 3 भाग हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस वाली ईंटों को हम कह सकते हैं कि ये आउटर पोर्शन की है, यानी कि बाहरी ईंट है, ठीक है, बाहरी ओर। और ये बीच वाले को कह सकते हैं सेंट्रल पोर्शन, ठीक है। और इसको कह सकते हैं क्या, इनर पोर्शन, यानी कि भट्ठे के एकदम क्या है, अंदर की ओर। समझ पा रहे हो। तो आउटर पोर्शन में अगर बाहर जो एकदम किनारे की तरफ ईंट होगी, उस पे क्या होगा कि जो आग जल रही होगी उसको हीट जो है अच्छे से नहीं मिल पाएगा। इस कारण वो जो है हो सकता है कि अंडर बर्न्ट रह जाए, ठीक है, अधपकी रह जाए, ठीक है। तो ये जो है आपको समझ में आ गई। फिर दूसरा आते हैं, इसको कहते हैं बॉडी ब्रिक। BODY, बॉडी ब्रिक। और ये क्या होती है, परफेक्ट होती है, PERFECT, परफेक्ट ब्रिक। और ये कहाँ मिलती है, सेंट्रल, CENTRA, सेंट्रल पोर्शन ऑफ किल। तो इसे हम बॉडी ब्रिक कह रहे हैं। अब देखो, मैंने आपको तो समझा ही दिया कि आउटर पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन, और इसके बाद से क्या, इनर पोर्शन, ठीक है। तो जब वो सेंट्रल पोर्शन में रहेगी तो उस ईंट के चारों तरफ से जो है बराबर जो है हीट मिलेगा, जिसके कारण वो अच्छी तरीके से पक जाएगी। तो अच्छी तरीके से पक जाएगी तो हमें जो है फर्स्ट क्लास की जो है ब्रिक मिलेगी, या उससे भी अच्छे डबल ए ग्रेड की ईंट मिलेगी। तो वो ईंटें परफेक्ट होती है, ठीक है। तो इसका यूज हम जो है कह सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसको बनाने में करते हैं, या लोड बेयरिंग वाल में करेंगे तो उसे हम बॉडी ब्रिक कहेंगे, ठीक है, या बॉडी ब्रिक। तो ये जो है सेंट्रल पोर्शन ऑफ जो भट्टी होते हैं उसके सेंट्रल पोर्शन में जो है मिलती है। फिर इसके बाद से इसे हम कहेंगे ARCH, आर्च ब्रिक। आर्च मतलब क्या होता है, चाप, ठीक है ना, चाप होता है चाप। तो चाप हम इस वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा कर्व होता है, एक तो ये लॉजिक हो सकता है। और दूसरा कि ये इनर साइड में है, तो इनर साइड में है तो क्या होता है, देखो ये बीच में चिमनी है, तो जब क्या होता है कि इधर से हवा लगती है तो जो ऊष्मा होता है वो अंदर की तरफ आ करके और इस चिमनी से ऊपर की तरफ बाहर निकल जाता है। तो इस सेंट्रल पोर्शन में जो हीट होता है, जो इसको आग जो ईंट को हीट लगती है वो बहुत ज़्यादा लगने के कारण जो है इसका जो शेप होता है वो डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। डिफॉर्म हो सकता है या डिफॉर्म हो जाता है, जिसके कारण जो उसका शेप है वो बिगड़ जाता है। तो वो कर्व शेप में हो सकता है, तो इस वजह से हम उसे आर्च कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ओवर, OVER, ओवर, BURNT, ओवर बर्न्ट ब्रिक। तो जब ज़्यादा हीट लगेगी तो ये जो है जल भी जाएगी, तो ये ओवरबर्न्ट हो गई। ओवरबर्न्ट हो जाएगी तो इसका जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो इसे हम आर्च ब्रिक कहेंगे, ठीक है। और ये कहाँ रहता है, इनर पोर्शन या इंटरनल पोर्शन जो भी कह लो। तो
INTERNAL इंटरनल पोर्शन ऑफ किल। तो ये जो है बर्निंग के आधार पे जो है ईंट का क्लासिफिकेशन हो गया। फिर इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो है चौथा क्लासिफिकेशन क्या है, यूज के आधार पे। तो ऑन दी BASIS बेसिस ऑफ यूज। अब देखो यूज के आधार पे भी जो ईंटें हमें मिली हुई है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और इसके बाद से फोर्थ क्लास ब्रिक, तो या अगर बर्निंग के आधार पे देखोगे तो अंडर बर्न, परफेक्ट बर्न, ओवर बर्न ब्रिक। तो हम ना ईंटों को कई जगहों पे यूज करते हैं, अलग अलग जगहों पे। तो जगहों पे यूज करने के हिसाब से जो है हम इसे कई भागों में बांटते हैं। तो इसे हम जो है 3 भागों में बांटते हैं। क्या? तो यहाँ पे A, B और C, या एक ही बार जो है ऐसे पढ़ ही लेते हैं। तो अगर हम ए ब्रिक एक ए क्लास में अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कॉमन ब्रिक, ठीक है, कॉमन यूज के आधार पे, ठीक है ना, यूज के आधार पे COMMON कॉमन ब्रिक। अब देखो कॉमन ब्रिक वही है जैसे कि कॉमन मैन एक मतलब सामान्य आदमी है, तो उसी तरीके से ये क्या है, सामान्य ईंटें हैं। तो अब सामान्य आदमी जो है क्या काम करता है, वो नॉर्मल लाइफ जीता है अपना, सुबह जगता है, फ्रेश होता है, काम करता है, फिर रात को खाना खा के सो जाता है। तो वही सामान्य कार्य उसके रहते हैं। तो कोई अद्भुत कार्य जो है इसका नहीं रहता। तो इसी तरीके से ये जो कॉमन ब्रिक है, कॉमन ब्रिक का भी यूज हम जो है सामान्य कार्य में करेंगे, ठीक है ना। तो कॉमन ब्रिक है तो इसका यूज जो है हम, इसका यूज ORDINARY, ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य, इसका यूज ऑर्डिनरी, वर्क मतलब होता है कार्य में करते हैं। तो जो कॉमन ब्रिक है उसका यूज जो है सामान्य कार्य में करेंगे। तो सामान्य कार्य क्या हो गए, जैसे कि फिलिंग करने में, FILLING, ईंट फिलिंग करने में कोई भी गड्ढा वड्ढा हो गया, या पार्टीशन वाल के रूप में PARTITION पार्टीशन वाल, या जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के बैक साइड में यूज करेंगे, ठीक है, तो इसे हम बैकिंग कह देंगे, ETC। तो यहाँ पे जो है इसका यूज हम करेंगे। ये देखो यहाँ पे बस आपको याद, जैसे कॉमन ब्रिक है तो इसका यूज कहाँ करेंगे, ऑर्डिनरी वर्क में करेंगे। अब इसके जो एग्जांपल है वो जो है ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो पा कर रहे हैं हम, तो आप समझ ही रहे होंगे। तो बस केवल आपको जो है जान लेना है, ठीक है ना। FACING फेसिंग ब्रिक। तो अगर हम फेसिंग ब्रिक कह रहे हैं तो अब ये इसको देखो, ये स्ट्रक्चर के फ्रंट पेज पे रहेगा, तो आगे आगे कौन से लोग रहते हैं जो अच्छे होते हैं, तो इसका यूज जो है हम फेसिंग वर्क में करेंगे। और फेसिंग वर्क में करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारा घर हो गया, ठीक है ना, तो घर के बाहरी साइड में ये सब फेसिंग मतलब चारों तरफ से ये दिखेगा, तो बाहरी साइड में इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम फेसिंग ब्रिक कह रहे हैं। तो ये जो है अच्छी क्वालिटी की ईंट होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीधा सीधा, इसका यूज फेसिंग वर्क में करते हैं, ठीक है, फेसिंग वर्क में करते हैं जहाँ वातावरण
अब जाहिर सी बात है, आप फेसिंग में सबसे सामने इसे रख रहे हो तो जो भी इफेक्ट आएगा पहले यही सहेगा, इसके बाद वाली ईंटें जो है सहेंगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो जहां पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो जहां पर एनवायरनमेंट का सीधा प्रभाव पड़ रहा है या जो भी आगे आगे है, तो कोई भी आपदा चाहे कोई भी चीजें होंगी तो सबसे पहले आगे वाले संभालेंगे। तो फेसिंग जो है ब्रिक जो आगे यूज हो रही है, तो एनवायरनमेंट का अगर इफेक्ट सामने से आ रहा है तो वो जो है ये बियर करेगा। ठीक है ना? फिर इसके बाद से हम सी नंबर पे बात करेंगे, तो इंजीनियरिंग ब्रिक, ENGINERING, इंजीनियरिंग ब्रिक। तो अगर हम इंजीनियरिंग ब्रिक की बात करें तो ये जो है ईंट जो इंजीनियरिंग ब्रिक होती है वो टेबल मोल्डेड ब्रिक होती है, मतलब अच्छी क्वालिटी की ईंट होगी। टेबल मोल्डेड, इसके शेप एक डिवाइडल शेप का होगा पूरा, इसके एजेस जो है शार्प होंगे, है ना? इसके एजेस क्या होंगे? शार्प होंगे। एक मिनट रुक जाइए। तो ये टेबल मोल्डेड ब्रिक होगी, ये इसके एजेस शार्प होंगे, और इंजीनियरिंग वर्क में कर रहे हैं हम लोग, इंजीनियरिंग ब्रिक कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये अच्छी क्वालिटी की ईंट होगी, ड्यूरेबल होगी, लोड ज्यादा बियर करेगी। समझ पा रहे हो? तो इंजीनियरिंग वर्क, इंजीनियरिंग ब्रिक हो गई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, बस जान लेते हैं, यह जो है TABLE, टेबल, MOULDED, टेबल मोल्डेड ब्रिक होती है। तो इंजीनियरिंग जो ब्रिक है वो टेबल मोल्डेड ब्रिक होती है, और इसके साथ क्या होती है? ड्यूरेबल, DURABLE, ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ, एंड TOUGH, टफ, टफ होती है। ठीक है? यानी कि चीमरपन। और यूज कहाँ करते हैं इसका? फाउंडेशन में, FOUNDATION, फाउंडेशन में करेंगे। फिर इसके बाद से रिटेनिंग वाल में करेंगे, रिटेनिंग वाल, RETAINING, रिटेनिंग वाल, रिटेनिंग वाल में करेंगे। फिर मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में भी कर सकते हैं, MULTI, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है? हैवी वर्क, HEAVY, हैवी वर्क, ETC। तो ये इंजीनियरिंग ब्रिक हम कह रहे हैं, तो फाउंडेशन में करेंगे, रिटेनिंग वॉल में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, और इसी प्रकार से और हैवी वर्क में। इसका मतलब इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है ज़्यादा है, ये अच्छी क्वालिटी की ईंट है, इस वजह से इसका जो है हम फाउंडेशन और रिटेनिंग वॉल में कर रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? तो इंजीनियरिंग ब्रिक जो है अच्छी क्वालिटी की ईंट होगी, तो ये जो है यूज के हिसाब से हो गया। ठीक है ना? तो इंजीनियर, तो कॉमन ब्रिक हो गया, इसके बाद से क्या हो गया? फेसिंग ब्रिक हो गया और इंजीनियरिंग ब्रिक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्लासिफिकेशन है 5वां नंबर है ना? 5वां नंबर, on the basis of, on the BASIS, basis of, COMPRESSIVE, compressive strength,
STRENGTH। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पे जो है हम इसकी जो है क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पे। यहाँ पे हम लिखते हैं पहले इसकी क्लास कि कौन सी क्लास की ईंट है, और यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, वो इसके लिए जो IS कोड है यहाँ पे लिख लेंगे ACC, या ऐसे बस केवल लिख लेंगे IS 1077। तो IS 1077 के अनुसार जो है ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है क्लास, और इधर साइड में हमने लिख लिया है क्या, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। तो इधर देखो, जैसे M30 M20 M15 जैसे हम लोग कंक्रीट की ग्रेड लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे इसकी ग्रेड है, समझो। ठीक है। तो इधर क्या है 35। तो 35 बोले तो इसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, 35 न्यूटन प्रति mm²। समझ रहे हो। तो इसको यहाँ पे ना लिखते हुए यहीं पे एक ही बार लिख लेते हैं कि जो स्ट्रेंथ होगी वो न्यूटन प्रति mm² में होगी। सही बात है ना। तो अगर क्लास 35 कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या होगी, 35 न्यूटन प्रति mm²। उसी तरीके से अगर 30 कह रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या होगी, 30 न्यूटन प्रति mm²। फिर 25 तो 25 न्यूटन प्रति mm²। 20 तो 20 न्यूटन प्रति mm²। फिर 17.5 तो 17.5 न्यूटन प्रति mm²। फिर आए 15 तो 15 न्यूटन प्रति mm²। समझ पा रहे हो। फिर इसी तरीके से 12.5 तो क्या होगा, 12.5 न्यूटन प्रति mm²। फिर 10 तो 10 न्यूटन प्रति mm²। फिर इसके बाद से 7.5 तो 7.5 न्यूटन प्रति mm²। फिर 5 फिर 3.5 तो 5 एंड 3.5। तो ये जो है क्या हो गई कि इसकी क्लास हो गई। ठीक है ना। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर जो है इसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। तो जो हम जब वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने कहा था कि जो 12.5 क्लास तक की ईंट के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर उससे अधिक क्लास की ईंट रहती है तो उसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है उसकी 12.5 से अधिक नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ से और यहाँ तक ईंट के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है वो अधिक नहीं होनी चाहिए 20% से। ठीक है। WATER वाटर एब्जॉर्प्शन ABSORPTION वाटर एब्जॉर्प्शन जो है अधिक नहीं होनी चाहिए 20% से, और इससे हायर ग्रेड। तो हायर ग्रेड बोले तो यहाँ से 35 से लेकर के और यहाँ 15 तक, यहाँ पर जो वाटर ABSORPTION अधिक नहीं होना चाहिए 15% से। ठीक है ना। तो ये बातें जो है जो वहाँ पे लिखी थी वो बातें यही थी, यही थी, यही आपको जो है समझना था। समझ रहे हो। तो अब आपको जो है सारा जो है क्लियर हो गया होगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, और वो पॉइंट जो वाटर एब्जॉर्प्शन वाला है वो तो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है ना। समझ गए। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखते हैं।
यहाँ पे नोट पॉइंट क्या लिखते हैं कि देखो, अब ये बात इतनी क्लास की ईंटें हो गई है ना, इतनी क्लास की ईंटें हो गई, तो इनमें से हो सकता है कि कई सारी ईंटें ऐसी हो जिनकी स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे कहाँ गया, हाँ इससे भी कम हो, इनकी स्ट्रेंथ क्या हो कि 3.5 से भी कम हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वर्क में जो हम सबसे मिनिमम ग्रेड की स्ट्रेंथ, मिनिमम ग्रेड की जो ईंट का यूज हम करते हैं वो 3.5 वाली ईंट है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, और इससे कम ग्रेड की ईंट रहेगी तो उसका यूज हम जो है इंजीनियरिंग वर्क में नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये नोट पॉइंट जो है आईएस कोड के अनुसार, CODE आईएस, तो सही से लिखते हैं, आईएस कोड के अनुसार मिनिमम 3.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से कम STRENGTH स्ट्रेंथ की ईंट का यूज इंजीनियरिंग वर्क में नहीं करते हैं। तो आईएस कोड के अनुसार मिनिमम 3.5 न्यूटन प्रति mm² से कम स्ट्रेंथ की ईंट का यूज जो है हम इंजीनियरिंग वर्क में नहीं करते हैं। तो अगर 3.5 से, तो अगर देखो एग्जाम में पूछेगा कि इंजीनियरिंग वर्क में मिनिमम ग्रेड की कौन सी ग्रेड का जो है हम कौन सी स्ट्रेंथ के ऐसे पूछेगा कि इंजीनियरिंग वर्क के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ की यूज का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दे रखा होगा अलग अलग, तो सबसे मिनिमम जो हम स्ट्रेंथ की यूज का स्ट्रेंथ की ईंट का यूज हम करते हैं वो है 3.5, ठीक है ना। और इससे कम स्ट्रेंथ की जो ईंट रहेगी उसका यूज हम जो है इंजीनियरिंग वर्क में नहीं करते हैं, ठीक है। ये मिनिमम स्ट्रेंथ की जो है ईंट है, तो इसका यूज हम जो है इंजीनियरिंग वर्क में करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, और ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद से आईएस कोड ना 3102, तो वर्ल्ड यहाँ पे BURNT बर्न्ट क्ले, CLA बर्न्ट क्ले सॉलिड ब्रिक। बर्न्ट क्ले जो देखो ये बर्न्ट क्ले सॉलिड ब्रिक ये एक ईंट का प्रकार है, और इसके लिए जो आईएस कोड है IS 3102, तो ये IS 3102 के अनुसार जो है बर्न्ट क्ले सॉलिड ब्रिक आती है, ठीक है ना। तो ये ग्रेड के हिसाब से जो है क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ के हिसाब से, और मिनिमम स्ट्रेंथ क्या, मिनिमम स्ट्रेंथ के आधार पे जो है हम ईंट का जो है अलग अलग क्लास में जो है डिफाइन करते हैं। और हमारा जो लास्ट का जो है क्लासिफिकेशन है 6 नंबर का,
वो भी डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद से वीडियो को एंड करेंगे। तो जो 6 नंबर का क्लासिफिकेशन है क्या है, ऑन दी बेसिस ऑफ टाइप। तो टाइप के आधार पे जो है ईंट का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो इसमें पहला जो टाइप है, पहला टाइप क्या है, सॉलिड ब्रिक, SOLID, सॉलिड ब्रिक। तो सॉलिड ब्रिक हम कब कहेंगे, सॉलिड ब्रिक तो जब आप सॉलिड कह रहे हो, ठोस कह रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें जो वॉइड्स होंगे वो क्या होंगे, कम होने चाहिए, ठीक है ना। एक होता है सॉलिड, एक होता है हॉलो। तो हॉलो रहेगा तो क्या होगा, खोखला रहेगा, और सॉलिड रहेगा तो वो क्या रहेगा, खोखला नहीं रहेगा। तो जब हम कह रहे हैं सॉलिड ब्रिक, तो सॉलिड ब्रिक यानी कि जो भी हमारी ईंट होगी, इस ये ईंट क्या होगा, इसमें जो है वॉइड्स क्या होंगे, कम होंगे, है ना। इसमें वॉइड्स क्या होंगे, कम होंगे। तो सॉलिड ब्रिक में क्या होते हैं कि इसमें जो भी होल रहता है, जो भी होल किए रहते हैं, ठीक है, तो इसमें जो होल का जो आयतन रहेगा वो 25% से जो है कम रखेंगे। और अगर इसमें फ्रॉग बना हुआ है, तो फ्रॉग बना रहेगा तो क्या रहेगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो 20% से हम जो है कम रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो वॉइड्स रहेंगे या जो भी होल्स रहेंगे वो कम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इस प्रकार के ईंट में SMALL स्मॉल होल्स का आयतन, स्मॉल होल का आयतन जो है 25% से कम होता है। तो जो भी स्मॉल होल्स होंगे या जो भी वॉइड्स होंगे उनका जो वॉल्यूम होगा वो 25% से कम होगा। और अगर फ्रॉग बना हुआ है, इस ईंट में फ्रॉग है, तो FROG फ्रॉग के केस में, फ्रॉग के केस में इसका आयतन, किसका आयतन, स्मॉल होल्स का आयतन, ठीक है ना, स्मॉल होल्स, इसका आयतन 20% से कम, 20% से कम, 20% से कम जो है होता है। तो सॉलिड ब्रिक के केस में अगर हम, तो ये जो है बस इतना ही है। और हम बात करें दूसरे टाइप की ब्रिक की, तो एक होती है परफोरेटेड ब्रिक, PERFORATED, परफोरेटेड ब्रिक। तो एक हो गया पहला सॉलिड ब्रिक और दूसरा हो गया परफोरेटेड ब्रिक। तो इसमें भी क्या होगा कि जो स्मॉल होंगे, जो होल का आयतन होगा, उनका जो वॉल्यूम होगा वो 25% से जो है अधिक होगा, ठीक है। तो परफोरेटेड ब्रिक क्या होता है, जैसे कि ये ईंट हो गया ना, तो इस ईंट के मतलब सरफेस पे ऐसे गोल गोल होल्स बने रहते हैं। अब ये होल्स जो है आर पार होते हैं, मतलब ऐसे एक साइड से दूसरी तरफ, समझ रहे हो ना। तो ये एक साइड से दूसरी तरफ ऐसे स्मॉल होल्स बने रहते हैं।
तो इसे हम कहते हैं परफोरेटेड ब्रिक। तो यहाँ पे आप बना लेना। ये फिगर जो है आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के ब्रिक में स्मॉल होल्स का आयतन 25% से अधिक होता है। तो अब देखो कह रहे हैं कि जैसे 25% से अधिक होता है, तो 25% कर रहे हैं तो एक किसी से किसी को मतलब मान के ही ना परसेंटेज निकाले होंगे। तो ये जैसे ब्रिक है, तो ब्रिक का आयतन टोटल हो गया V, तो इस टोटल आयतन का जो है 25%, ये जो होल्स होंगे इस ब्रिक के टोटल वॉल्यूम के 25% से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है। अब इसी में हमारा अगला जो ईंट आती है वो है हॉलो ब्रिक, HOLLO, हॉलो ब्रिक। अब हॉलो का मतलब जान ही रहे हो कि खोखला होगा, तो इसमें जो होल्स का आयतन होगा वो अधिक होगा। ठीक है ना, सब वैसे ही है, होल्स से संबंधित है। तो इसमें होल्स का वॉल्यूम 25% से अधिक, अधिक जो है क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख लो कि इसमें जितने भी सारे होल्स होंगे, ठीक है ना, तो उन सारे होल्स का जो साइज है वो एक जैसा जो है नहीं होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो जितने भी सारे होल्स हैं वो एक जैसे ही हो। ठीक है, बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि सभी होल्स लार्ज हो। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सभी होल्स क्या हो, बड़े हो। समझ आ रहा है, तो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो परफोरेटेड ब्रिक में जो होल्स थे वो सभी जो है एक समान होंगे। उसी तरीके से इसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे परफोरेटेड ब्रिक में जैसे बड़े बड़े होल्स यहाँ पे हैं तो वो जो है वैसे नहीं हो। अब देखो यहाँ पे जैसे सॉलिड ब्रिक हमने पढ़ा, फिर इसके बाद से परफोरेटेड ब्रिक हमने पढ़ा, फिर हॉलो ब्रिक पढ़ा, फिर अभी हम यहाँ पे एक और पढ़ेंगे सेल्यूलर ब्रिक। तो इन सारे जो ब्रिक हैं इनका फिगर जो हम क्या करेंगे कि इसके अगले वाले वीडियो में हम जब स्पेशल ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सब का जो है डिस्कशन एक बार फिर से होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम फिगर को आपको दिखाएंगे कि ये जो है कैसी कैसी जो है ईंटें हैं। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक और है ईंट, उसे कहते हैं सेल्यूलर ब्रिक, CELLULAR, सेल्यूलर ब्रिक। तो ये ब्रिक के जो है प्रकार हो गए। तो सॉलिड ब्रिक हो गया, परफोरेटेड ब्रिक हो गया, हॉलो ब्रिक हो गया, सेलुलर ब्रिक हो गया। अब सेलुलर जो ब्रिक होगा उसमें क्या होगा कि एक सिरा जो है क्या होगा, बंद होगा। ठीक है ना। तो
होल्स का एक होल का एक सिरा क्या होता है, बंद होता है। तो जो ऊपर हमने परफोरेटेड ब्रिक बनाया था उसमें होल्स दोनों तरफ थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि होल्स जो एक तरफ तो होगा पूरा, ठीक है। जैसे परफोरेटेड ब्रिक में क्या है कि इधर भी होल है और ये होल जो है आर पार है, तो पीछे वाले साइड में भी होल होगा, ठीक है। लेकिन सेलुलर ब्रिक में इधर होल है, ये अंदर तक है, लेकिन ये बाहर साइड की तरफ मतलब इसके जस्ट पीछे भी होल नहीं है, वो पीछे से क्या है, एकदम प्लेन है, पैक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि होल्स का जो ये आयतन है वो 20% से अधिक हो सकता है, ठीक है। 25 नहीं, 20% से अधिक भी हो सकता है। तो HOLE होल का आयतन 20% से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ ईंट के क्लासिफिकेशन हो गए। और इसमें एक सेलुलर में एक नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख लेंगे। क्या नोट पॉइंट है पहले लिख लेते हैं, इसके बाद से मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल स्मॉल HOLE होल्स आर LELL लेस देन 20 mm 20 mm आर LESS less than 500 mm square in CROSS cross section SECTION क्रॉस सेक्शन। तो जो स्मॉल होल्स हैं, स्मॉल होल्स का जो क्या है, मतलब डायमीटर है, ठीक है ना। स्मॉल होल का जो डायमीटर है वो 20 mm से क्या हो सकता है, 20 mm से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन या ऐसा भी हो सकता है कि जो स्मॉल होल्स हैं टोटल, जो टोटल स्मॉल होल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया है, ठीक है ना। जैसे ये स्मॉल होल्स हो गए तो इनका जो ये ऊपर सरफेस का एरिया, तो जैसे एक होल का एरिया, फिर दूसरा होल का एरिया, फिर तीसरे होल का एरिया, फिर चौथे होल्स का एरिया, इसी तरीके से सभी होल्स को जो एरिया को जोड़ देंगे तो उन सब का एरिया मिला के वो 500 mm स्क्वायर से भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। समझ आ रहा है ये। तो डायमीटर क्या हो सकता है, 20 mm से भी कम हो सकता है। और इसके अलावा जो इन सारे होल्स का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो 500 mm स्क्वायर से भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है, अगर हम सेलुलर ब्रिक की बात करेंगे तो, ठीक है। तो ये रही कुछ ईंटों के जो है क्लासिफिकेशन, यहाँ पे टाइप्स के आधार पे ये जो क्लासिफिकेशन था। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो है आपको उतना जो है मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि ये देखो सीधा सीधा क्लासिफिकेशन है और इसमें जो है कोई समझने वाली बात है नहीं। तो जो है जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे जो है हम इसको लिख लेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे बस। और जहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली थी वो चीज़ें जो है मैंने आपको समझाई है अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो में जो है हमने 5 और क्लासिफिकेशन पढ़े। इसके पिछले वीडियो में हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और जितने भी सारे हमारे क्लासिफिकेशन थे वो सारे जो है क्या हो गए हैं, अब ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो ईंट को हमने क्लासिफाई कर लिया है।
हमारे जो है 6 क्लासिफिकेशन थे, तो सभी 6 क्लासिफिकेशन जो है हमने ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। और इन क्लासिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट बातें और ज़रूरी बातें थी जो आपको याद करनी थी, वो सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आया हो, तो जो है आप जो है ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ऐसे ही आप जो है पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो जो है आप जुड़ सकते हैं, सही है। तो फिर हम जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जो है कुछ स्पेशल ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद से जो है उनको पढ़ने के बाद हमारा जो है चैप्टर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ब्रिक्स जो है एंड हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम कुछ स्पेशल ब्रिक के बारे में बातें करेंगे। हो सकता है कि एक वीडियो में ना हो तो एक दो जो है और लेक्चर लगेंगे, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो को जो है यहीं पे रहने देते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है।